नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के एक और अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप जानते हो कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि कैसे उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हो चुकी थी। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है जिसमें कि इसने आग में घी डालने का काम किया और उसी समय कुछ उग्रवादी नेता पैदा हो रहे थे, वो नेशनल फ्रंट पे आ रहे थे। जैसे अगर बात किया जाए बाल गंगाधर तिलक का, लाल बाल पाल का नाम तो आपने सुना होगा, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक के बारे में डिस्कस करने ही वाले हैं। अगले वीडियो में हम लाला लाजपत राय के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और अंतिम में बिपिन चंद्र पाल। ये कुछ ऐसे उग्रवादी नेता थे जो कि इनका मानना था कि हमें अगर अंग्रेज़ों से अपनी कोई बात मनवानी है या फिर हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी है तो ये तभी संभव है जब हम उनसे प्रोटेस्ट करेंगे और कट्टरता से उनके सामने अपनी बात रखेंगे। तो उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कई समाज सुधार के भी काम किए और ये आपका एक सामाजिक विचारक के तौर पे भी काम करते हैं। अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी बीती है, तो आप जानते हो कि गणेश चतुर्दशी को एक उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक नहीं की थी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो चाहते थे कि लोग सामने आएँ, त्यौहार के बहाने ही सही, भारतीय समाज संगठित हो, तो ये उनका मुख्य उद्देश्य था। तो आज उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लोकमान्य तिलक जो है ये इनका उपनाम है। बाल गंगाधर तिलक को लोग लोकमान्य तिलक कहते थे। लोक का मतलब होता है कि लोगों में प्रिय, लोगों में माने जाने वाले, ऐसे तिलक को लोकमान्य तिलक के रूप में ये जाने जाते थे। और कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, और इंडियन अनरेस्ट के फादर के तौर पे भी जाने जाते हैं। कई बार ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे कि एग्जामिनेशंस में आपसे कभी भी कोड करके पूछता है कि विच लीडर वॉज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, सो आपको बाल गंगाधर तिलक का नाम लेना पड़ेगा। इस तरह के फेमस आदमी बाल गंगाधर तिलक की अगर पर्सनल लाइफ की बात किया जाए तो 1856 में इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म के समय इनका जो नाम था वो केशव गंगाधर तिलक था। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो आपका रतनगिरी महाराष्ट्र में हुआ था और ये एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली से आते थे और पुणे से ही इन्होंने स्नातक की डिग्री ली थी। प्रारंभ में ये गणित के अध्यापक थे, मतलब कि मैथमेटिक्स के टीचर थे। ठीक है, तो बाद में इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रियता अपनी बढ़ा दी थी। गणित के टीचर होने के बावजूद अपनी सक्रियता राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ाया। उन्हें लगता था कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। फर्गसन कॉलेज पुणे की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। 1920 में 64 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। ये तो इनकी पूरी जीवनी मैंने बता दिया। ठीक है, कि कब इनका जन्म हुआ, कहाँ से पढ़े, शिक्षित कहाँ से हुए। अब कुछ इनके राजनीतिक जीवन और सामाजिक कार्यों की चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं राजनीतिक जीवन। तो अगर इनके राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो 1890 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए। ठीक है, आप जानते हो कि उसके 5 साल पहले ही 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जो कि एक उदारवादी अंग्रेज था, उसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो अब जब ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना कर दी गई तो उसमें जो उद्देश्य ये था कि हम विनम्रतापूर्वक, बिना लड़े हुए अंग्रेजी शासन के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे, अपने अधिकारों को मांगने का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी भी उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी विचारधारा के साथ 1890 में बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े थे। लेकिन नरमपंथी विचारधारा का इन्होंने धीरे धीरे करके विरोध करना प्रारंभ किया, क्योंकि उनका मानना था कि ये कोई सही तरीका नहीं है जिसके द्वारा कि अंग्रेज हमें छोड़ेंगे। वो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे। उनका एक प्रमुख उक्ति है, आप जानते होंगे, कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। मतलब कि हमें क्या चाहिए, अपने घर का शासन, होम रूल चाहिए। तो ये कुछ उद्देश्य था जो कि देखने को मिला। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। ठीक है, और इनका, जैसा मैंने पहले कहा, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इस तरह की उक्तियाँ इनके द्वारा ही कही गई। अगर बात किया जाए तो इनका मानना था कि स्वराज बिना विकास के संभव नहीं है और अंग्रेजों के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई गई थी वो अपना जेब भर रहे थे। ठीक है, उनका मुख्य ध्यान जो था किसानों को प्रताड़ित करना, किसानों से अधिक टैक्स वसूलना, और उनका कोई भी उद्देश्य नहीं था कि भारतीय समाज जो है वो आपका अधिक विकास करे या फिर विकास करने की दिशा में अग्रसर हो। ऐसा कोई भी स्कीम नहीं था अंग्रेजों का। तो इसीलिए उनका मानना था कि स्वराज बिना विकास संभव नहीं है। मतलब बिना स्वराज के, इसको तो समझिएगा, इंटरप्रेट करता हूँ मैं, कि बिना स्वराज के विकास संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा संभव ही नहीं है। जब तक हमारा शासन नहीं होगा तो कैसे कोई भी अगला आदमी हमारे विकास के बारे में सोचेगा। ठीक है, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इन्हीं कुछ कथनों के द्वारा कर दी। अब इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाएं भी संपादित की, पढ़े लिखे आदमी थे, जिसके द्वारा कि भारतीय समाज में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन की आग फूकी जा सके या फिर राष्ट्रीय आंदोलन की भावना जागृत की जा सके। तो इसी उद्देश्य से मराठी भाषा में इन्होंने केसरी पत्रिका का संपादन शुरू किया और महाराता, जो कि इंग्लिश आपका लैंग्वेज में इन्होंने प्रकाशित किया। ये आपका पत्र पत्रिकाएँ थी जो कि इनके द्वारा प्रकाशित करना शुरू किया गया। उसके बाद इन्हें 18 महीने की जेल में भी भेजा गया। ठीक है, वहीं पर उन्होंने भगवद गीता के उपदेशों की व्याख्या करने वाले गीता रहस्य की भी रचना की, जेल के अंदर रहते हुए। इंसाइटमेंट टू मर्डर, इन्हें क्या हुआ कि मर्डर के शंका में या फिर मर्डर का दोषी मानते हुए
इनको 18 महीने की जेल हुई थी। और उसी में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने जेल में रहते हुए ही गीता राशि का प्रतिपादन किया था, उसके डिटेल में उसको लिखा था। और गीता के कुछ उपदेशों को ध्यान में रखते हुए कैसे भारतीय समाज को शिक्षा दी जा सकती है उसके बारे में उन्होंने लिखा था। सो अगर बात करें, आप एक उक्ति जानते होंगे, लाल बाल पाल, ये 3 तिकड़ी थी। उसमें उग्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं की ये तिकड़ी थी। लाल का मतलब हुआ कि लाला लाजपत राय, इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। बाल का मतलब कि बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो इन बिपिन चंद्र पाल हो गए, लाल गंगाधर तिलक हो गए और लाला लाजपत राय। अब इनको जब जेल में भेजा गया तो मांडली जेल में उनको इन्हीं तरह के उग्रवादी आंदोलनों के फलस्वरूप उसको रोकने के लिए, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर इनको हम बाहर रखेंगे तो ये हमारे अंग्रेजी शासन के लिए खतरा हो सकते थे। लगातार प्रोटेस्ट होते रहेंगे। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चला दिया था, ठीक है, बहिष्कार आंदोलन चला दिया था। तो इसीलिए उनको 1908 से लेकर के 1914 तक, मतलब लगभग 6 सालों तक इनको जेल में रखा गया। सो जैसे कि अगर बात किया जाए, इनको जेल में रखने के पीछे का कुछ उद्देश्य रहा होगा, कुछ तो वजह रही होगी। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 2 ऐसे व्यक्ति थे जो कि इनके लिखे हुए आर्टिकल के द्वारा ही प्रेरित होकर के, मतलब समझिएगा कि ये समाज को क्या करते थे, प्रेरित भी करते थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी करते थे, मराठी भाषा में केसरी का संपादन करते थे। तो उनके पत्र पत्रिकाओं में उग्र लेख को सुनकर ही प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों पर हमला कर दिया, ठीक है। और अंग्रेजों पर हमला किया तो 2 अंग्रेजी महिलाओं की हत्या हो गई। अब इन दोनों को तो फांसी दे दी गई, खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को। लेकिन इसका जो मेन विक्टिम माना गया, मतलब इसका जो मेन दोषी माना गया कि ये किसकी वजह से हुआ, ठीक है, विक्टिम नहीं कहेंगे, ये किसकी वजह से हुआ, उसका जो प्रमुख कारण माना गया वो आपका इन्हीं को, बाल गंगाधर तिलक को माना गया। इसीलिए इनको आपका 6 साल की जेल हुई। 1916 में ये दोबारा आईएनसी से जुड़े, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, क्योंकि आप जानते हो कि बंगाल के विभाजन के बाद 1907 का जब अधिवेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ था कि स्प्लिट हो गया था। सूरत स्प्लिट के बारे में मैंने पढ़ाया है। सूरत में नरमपंथी और जो गर्मपंथी नेता थे, इन दोनों अलग अलग हो गए थे। इनका विचारधारा के आधार पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। लेकिन बाद में ये अपनी विचारधारा को एक कर दिए जब से गांधी जी आए, ठीक है, फ्रंट पे आए। सो 1916 में इन्होंने दोबारा ज्वाइन किया और उसके बाद इन्होंने होम रूल फाउंड किया, मतलब कि होम रूल आंदोलन चलाया, जिसमें कि इनके साथ एनी बेसेंट और जीएस खपारदे, ये कुछ ऐसे लोग थे जो कि इनके साथ जुड़े हुए थे। तो ये तो हो गया इनके कुछ राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में। थोड़ा सा और इनका सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी देखेंगे तो तिलक ने प्राचीन भारत पर शोध किया। तिलक का मानना था कि अगर हमें भारतीय समाज को आगे दिशा देना है तो हमें प्राचीन भारत की जो सभ्यताएं हैं या फिर हमारा जो प्राचीन इतिहास का गौरव है उसको ध्यान से समझना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने विरासत पर गर्व करो। बढ़ते पाश्चात्य संस्कृति के प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति को खत्म कर देगी। इसीलिए ये चाहते थे कि हम अपने पाश्चात्य संस्कृति को देखें, पाश्चात्य इतिहास को देखें और उसी पर गर्व करें। इसीलिए इन्होंने सिंपल गणेश जो आपका पूजा होती थी उसको एक त्यौहार के रूप में परिवर्तित कर दिया। आप आज महाराष्ट्र और पूरे देश में मान लीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में प्रमुख तौर पे इसको गणेश उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। ये लगभग आपका एक अच्छा खासा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जैसे दिवाली दशहरा आप मनाते हो तो उस लेवल का इन्होंने त्यौहार बना दिया, जिससे कि किसी बहाने से लोग आपस में मिलें, एकत्रित हों, ये आपका यूनिटी बढ़े, इंटीग्रिटी बढ़े, ये उनका उद्देश्य था। सो उनका मानना था कि त्यौहार एकता और राष्ट्रीयता का प्रतीक होता है, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का कार्य करता है। 1894 में इन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव की स्थापना की थी। कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि ये जो गणेश उत्सव का आधुनिक स्वरूप दिखाई देता है वो कब का है। तो 1894 में इन्हीं के द्वारा गणेश पूजा को गणेश उत्सव के तौर पे मनाया जाना शुरू किया गया। ये तो हो गए कुछ राजनीतिक कार्य जो कि इनके द्वारा किए गए। आप थोड़ी सी मैटर समझते हैं कि कैसे इन्होंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपने विचार रखे, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी व्यक्ति होता है यदि वो सामाजिक तौर पे सक्रिय है तो उसके कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं और कुछ न कुछ उसकी विचारधारा होती है। तो हम समझते हैं कि बाल गंगाधर की विचारधारा भारतीय समाज के ऊपर क्या थी, उस समय भारतीय समाज के ऊपर क्या थी, समझिएगा। तो ये हिंदू महिलाओं की आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। इनका मानना था कि हिंदू महिलाओं को आधुनिक शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, उनको परंपरागत शिक्षा की ओर ही ले जाना चाहिए, ठीक है, इनका मानना था। और इनका जो एक और इनका प्रमुख कार्य है वो ये है कि 10 से शादी की उम्र 12 साल कर दिया गया। ये इनके समर्थन में थे कि मतलब पहले क्या होता था कि महिलाओं, अगर बच्ची 10 साल की हुई तो उसकी शादी हो जाती थी। लेकिन इनका मानना था कि थोड़ा सा और परिपक्वता जरूरी है, तो इसलिए उन्होंने 10 से 12 साल की एज जो है वो उसको शादी के लिए उचित ठहराया, मतलब शादी के साल को बढ़ाने के लिए। आज भी हमारे देश में क्या होता है कि हम 18 साल से धीरे धीरे उसको और बढ़ाने की मांग करते हैं, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यही बात कहते हैं। सो वह नहीं चाहते थे कि वे अंग्रेज जो है वो आपका हमारे भारतीय समाज के बारे में हस्तक्षेप करें। उनका बिल्कुल ये मानना नहीं था कि भारतीय समाज में के जो नियम हैं उनको हमारे द्वारा न बना करके अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाए। ये इसके प्रबल विरोधी थे। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि गीता रहस्य मैंने बताया ही आपको, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, और इन्होंने ये 2 किताबें लिखी थी, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदास। कुछ प्रमुख तथ्य समझते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो प्रमुख तथ्य कुछ इस प्रकार से हैं कि इन्होंने लॉ की डिग्री ली थी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे से पढ़ाई की थी 1879 में, 1879 में इन्होंने आपकी लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। ये मैथ्स के टीचर भी थे, मैंने पहले ही बता दिया। इन्होंने 2 समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, जैसे केसरी और महाराता। केसरी जो था आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता के कारण बताए गए थे कि आखिर हमें
स्वतंत्रता के लिए संघर्ष क्यों करना चाहिए, उसका जो प्रमुख उद्देश्य था और प्रमुख जो भावना थी उसको जागृत करने का काम मराठी पत्रिका केसरी के द्वारा किया गया। महारथा एक आपका इंग्लिश पत्रिका थी, इंग्लिश में मैगजीन प्रकाशित करते थे। इसी के साथ साथ इन्होंने अगर ये शिक्षा जो देना चाहते थे वो अंग्रेजी शिक्षा के पद्धति के खिलाफ थे। उनका मानना था कि हमें भारतीय समाज को अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे हिंदू संस्कृति में जो वेद हैं, पुराण है, प्राचीन इतिहास है, उन्हें ही पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था। जमशेदजी टाटा का नाम तो आपने सुना होगा। ठीक है, ये आपका जो टाटा इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती है तो वो जमशेद जी के द्वारा शुरू की गई थी। तो जमशेद जी और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों ने मिल करके जमशेद ने स्वदेशी मिल की स्थापना की थी। मतलब स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत किसने की थी अगर आपसे पूछा जाए तो आप जानते हो कि जमशेद जी टाटा का नाम आता है। और उसमें विचार देने का काम, उनको सपोर्ट करने का काम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्योंकि वो चाहते थे, जैसे आज के डेट में कहा जाता है ना कि आत्मनिर्भर भारत, मतलब कुल मिला के ये भी तो एक स्वदेशी का ही काम किया जा रहा है ना। तो सोचिए कि जो 100 साल पहले जो चीज़ सार्थक थी, बाल गंगाधर तिलक की जो दिमाग जिस तरफ काम करता था, ठीक वो आज भी भारतीय समाज में सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों की शुरुआत की थी, जैसे गणेश उत्सव 1893 में। ठीक है, 1895 में इन्होंने शिवाजी की जयंती मनाना प्रारंभ किया, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू शासन का कोई भी ऐसा सम्राट जिसके बारे में, जिसकी गाथा को लोगों को समझना चाहिए। और उसी का उद्देश्य है कि उसी का परिणाम रहा कि आप जानते हो कि महाराष्ट्र में शिवाजी के नाम से कई पूजाएं होती हैं, उनके मूर्तियां बनाई जाती हैं। उनके उद्देश्यों को फलीभूत करने के लिए लोग उनकी इतिहास में पढ़ते भी हैं। तो ये सारे उनके कुछ प्रमुख कार्य रहे जो कि गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती के रूप में मनाए गए। इन्होंने एनी बेसेंट जिन्ना और जोसेफ बस्तिस्ता, तो इन तीनों के साथ मिल करके ऑल इंडिया होम रूल 1916 में इन्होंने स्थापित किया। लखनऊ पैक्ट 1916 इन्हीं के द्वारा पारित किया गया। लखनऊ पैक्ट क्या था? इसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ आंदोलन करेंगे, इस बात पर सहमति बनी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि जिन्ना जो कि बाद में पाकिस्तान के सर्वेसर्वा साबित हुआ और उन्होंने पाकिस्तान की संरचना भी नींव भी रखा। तो जिन्ना जो था वो आपका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के साथ लखनऊ पैक्ट में शामिल थे 1916 में। और इन लोगों ने मिल करके ये तय किया कि हिंदू मुस्लिम जो है वो आपका साथ मिल करके आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने 1915 में गीता रहस्य की स्थापना की और आर्किटिक होम ऑफ वेदास 1903 में ही इनकी स्थापना कर दी थी। ये कुछ प्रमुख पुस्तक थे जो कि आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखे गए थे। अब 2007 में 150वीं जयंती में उनके सम्मान में कुछ सिक्के जारी किए गए भारतीय सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। उस समय ओम राउत 2015 में लोकमान्य तिलक को एक युग पुरुष, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ देखने को मिला कि उन्होंने युग पुरुष की संज्ञा दी। तो इस तरह से हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ने की कोशिश की। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए और डिटेल में हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।